हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में इंटरनल सिक्योरिटी का ये चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अगस्त मंथ के सभी रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आईएनएस विक्रांत के बारे में है। यह है भारत का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, जिसे भारत ने खुद ही बनाया है। इसे अभी हाल ही में इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। आईएनएस विक्रांत इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहली बार है कि हमने अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। इसे डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने बिल्ड किया है, यानी कि बनाया है। कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है इसे बनाने में। इसके पहले एक्चुअली में एक मैजेस्टिक क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करता था, जिसे इंडियन नेवी ने 1961 से 1997 के बीच में इस्तेमाल किया और बाद में उसे डीकमीशन कर दिया गया। तो उसी की याद में आप कह सकते हैं कि हमने इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आईएनएस विक्रांत रख दिया है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 28 नॉट्स की है, मतलब 28 नॉट्स की मैक्सिमम स्पीड पे जा सकता है। बाकी जो क्रूजिंग स्पीड है वो 18 नॉट की है। क्रूजिंग स्पीड का मतलब ये होता है कि इन जनरल, यानी कि नॉर्मली ये 18 नॉट की स्पीड से चलेगा। और जो इंड्योरेंस है वो 7500 नॉटिकल माइल्स का है। इंड्योरेंस का मतलब ये होता है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर, अगर हम यहाँ पे विक्रांत की बात कर रहे हैं, तो ये कितनी दूरी तक, कितने माइल्स तक इन जनरल ऑपरेशनल रह सकता है। तो 7500 नॉटिकल माइल्स तक ये ऑपरेशनल रहेगा और अपना काम करता रहेगा। जो शिप है उसमें फिक्स्ड विंग और रोटरी एयरक्राफ्ट को असॉर्ट करने की कैपेसिटी है, वो उसे अकोमोडेट कर सकता है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है थ्रू दिस एयरक्राफ्ट कैरियर। इसमें 2300 कंपार्टमेंट है, जिसमें 1700 लोग रह सकते हैं। इतने क्रू मेंबर्स उसमें आ जाएंगे। कुछ स्पेशलाइज्ड केबिन्स भी बनाए गए हैं ताकि वुमेन ऑफिसर्स को भी अकोमोडेट किया जा सके। आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी का, अगर इसमें भी देखिए, जब इंडियन नेवी आईएनएस विक्रांत को इस्तेमाल करने लग जाएगी तो इंडिया के पास 2 फंक्शनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो जाएंगे। इसके पहले अभी जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज आईएनएस विक्रमादित्य। तो आईएनएस विक्रांत एंड आईएनएस विक्रमादित्य 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे इंडिया के पास। मोरओवर, यानी कि इसके अतिरिक्त अगर आप देखिए तो इसके बाद इंडिया उन देशों की एक श्रेणी में आ जाएगा जिनके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो क्षमता है कि वो अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, जैसे कि यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, इटली और चाइना। इन देशों की श्रेणी में हम भी आ जाएंगे। हम नेक्स्ट आर्टिकल अल नजाह 4 के बारे में है। 13 डे की मिलिट्री एक्सरसाइज है जो टेररिज्म को काउंटर करने को लेकर इंडिया और ओमान के बीच में कोऑपरेशन को इंश्योर करेगी। अल नजाह 4 चूंकि इसका चौथा एडिशन है, इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान इसमें शामिल होंगे। ये 1 से 13 अगस्त के बीच में चलने वाला है। 60 मेंबर की एक टीम रॉयल आर्मी ऑफ ओमान से इंडिया आ चुकी है और इंडियन आर्मी भी अपने 18 मर्केंडाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के माध्यम से इसमें शामिल हो रही है। इसका प्रीवियस एडिशन मार्च 2019 में था, मस्कट में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 के बारे में है। इसका 3rd एडिशन अभी हाल ही में वियतनाम और इंडिया के बीच में हुआ, हरियाणा के चंडी मंदिर के पास में। ठीक है, ये शेड्यूल्ड है, इनफैक्ट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया वियतनाम के बीच में। एक्सरसाइज का एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है कि आपस में दोनों देश अच्छे से कोलैबोरेट कर सकें। यहाँ पे डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से ये विनबैक्स आयोजित किया जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट ये प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं कि हम किस प्रकार से मेडिकल टीम, इंजीनियर कंपनी, इन सभी को डिप्लॉय कर सकते हैं जब पीस कीपिंग ऑपरेशन वगैरह हो, तो दोनों देश कोऑपरेट कर पाएं। इंडिया वियतनाम के बीच में डिफेंस रिलेशंस कैसे डेवलप हुए हैं उस पर एक लाइट डालते हैं। इंडिया और वियतनाम ने एक प्रोटोकॉल साइन किया डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर 1994 में। इसके साथ ही इंडिया और वियतनाम के बीच में कोऑपरेशन डिफेंस के फील्ड में बढ़ने लगा। 2007 में हमने अपने इस कोऑपरेशन को स्ट्रेटजिक लेवल पर पुट किया, वहां पे जाके रखा। बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से हमने एक पैक्ट साइन किया 2009 में। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को हम एक बार कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पे लेकर गए 2016 में। और डिफेंस कोऑपरेशन इसीलिए हमारी पार्टनरशिप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। वियतनाम कोऑपरेट कर रहा है, इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। और इंडो पैसिफिक को लेकर जो इंडिया का विजन है, जहां पर इंडिया इंडो पैसिफिक में खुद को एक की प्लेयर बनाना चाहता है, उसमें भी वियतनाम हमारी मदद करेगा। वियतनाम एस्पायर करता है कि हम उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल्स भी बेचें। हो सकता है आने वाले समय में इंडिया और वियतनाम के बीच में ब्रह्मोस को लेकर भी डील हो जाए। सो ये वियतनाम के साथ हमारे संबंधों के बारे में बात। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिग 21 के बारे में है। मिग 21 बिसन एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स का है, वो भी हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में क्रैश कर गया, जिसमें 2 पायलट्स ने अपनी जान गंवाई। ये ट्रेनर वर्जन था। देखिए, जो एयरक्राफ्ट का ट्रेनर वर्जन होता है उसमें 2 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होती है। बाकी इन जनरल तो एक ही फाइटर
जो भी पायलट होते हैं वो बैठते हैं फाइटर जेट्स में, लेकिन ट्रेनर में एक व्यक्ति और बैठता है जो सिखाता रहता है। तो ट्रेनर वर्जन था ये मिग-21 का, मिकोयन गोरेविक मिग-21। ये एक सुपरसोनिक जेट फाइटर है, इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है, जो कि अगर आमने सामने की लड़ाई हो तो उसमें जाके कन्फ्रंट कर सकता है। इसे मिकोयन गोरेविक डिजाइन ब्यूरो ने बनाया था, जो कि सोवियत यूनियन से बिलोंग करती है। मिग एक प्रोडक्ट है सोवियत यूनियन का, जिसे सोवियत यूनियन ने 1959 में बनाया था और अपनी सर्विस में ले लिया था। अब आप समझिए कि फाइटर जेट फॉर द फर्स्ट टाइम 1959 में बनाए गए और अब यहां पर इसे आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सरप्राइजिंगली रशिया ने, यानी कि उस समय के यूएसएसआर ने 1985 में मिग-21 को इस्तेमाल करना बंद कर दिया और दुनिया के कई सारे देश इसे अभी भी इस्तेमाल करते हैं। इसे चलता फिरता या उड़ता हुआ कॉफिन कहा जाता है, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं मिग-21 के और कई बार ये क्वेश्चन सरकार से पूछा जाता है कि आखिर इनका इस्तेमाल कब बंद किया जाएगा, और कई बार जवाब ये आता है कि 2024 तक मिग-21 के इस्तेमाल को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे जो बहुत ही स्किल्ड सोल्जर्स हैं, जो पायलट्स हैं, उनकी जान ले लेता है। लगभग 60 देशों ने मिग-21 का इस्तेमाल किया है, उन्हें उड़ाया है जब से इसे पहली बार यूएसएसआर ने लॉन्च किया तब से। 1963 में इंडिया ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके कुछ समय बाद रशिया ने, यानी कि यूएसएसआर ने इंडिया को इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया और लाइसेंस भी दे दिया कि इंडिया इसे बना सकता है। 1985 में रशिया ने तो इसका इस्तेमाल बंद कर दिया, लेकिन इंडिया अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहा है और इसमें इंप्रूवमेंट्स कर करके इसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। आर्टिकल एक्सरसाइज पिच ब्लैक के बारे में है। इंडियन फोर्स 16 और देशों के साथ ज्वाइन करने वाला है इस एक्सरसाइज को, जिसे ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स होस्ट कर रही है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक बाइनियल एक्सरसाइज है, मतलब साफ है 2 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है और इसे होस्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। अभी इसे ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने होस्ट किया है फॉर्मली। इसमें 2 तरीके के काम या प्रैक्टिसेस की जाती हैं, एक तो हमला करने की प्रैक्टिस और दूसरा खुद को डिफेंड करने की प्रैक्टिस। हमला करने की जो प्रैक्टिस है उसे OCA कहा जाता है, ऑफेंसिव काउंटर एयर, और जो खुद को प्रोटेक्ट करने की प्रैक्टिस है उसे DCA कहा जाता है, डिफेंसिव काउंटर एयर। कॉम्बैट के सिचुएशन में, वॉर एनवायरनमेंट में कैसे हैंडल किया जाए, इसी की तैयारी की जाती है बाय दिस एक्सरसाइज। इसमें 16 देश पार्टिसिपेट करते हैं, 2000 ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इंडिया, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, UAE, UK और US देशों के नाम है। इन जनरल एक आइडिया ले लीजिए, आपको ज़रूरी नहीं कि आप ये सारे नाम रट ले जाएं। आपको ये पता होगा कि इसमें जो अपोजिशन पार्टी वाली कंट्रीज़ हैं, जैसे कि रशिया, चाइना, ये सब लोग शामिल तो नहीं होंगे। वो कंट्रीज़ जो वेस्टर्न अलायंस का पार्ट है वही इसका हिस्सा रहेंगी। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया तो रहेगा, जापान रहेगा, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये सब कंट्रीज इसमें रहेंगी। USA, UK तो ऑब्वियसली रहेंगे, UAE भी है, ये भी याद रखिएगा। बाकी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कुछ बायलैटरल एक्सरसाइजेज भी होती हैं, जैसे कि एक्स ऑस्ट्रा हिंद, ये आर्मी के बीच में होता है, और एक्स ऑसिंडेक्स, ये नेवी के बीच में होता है। एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज भी होती है जो मालाबार एक्सरसाइज है, इसमें USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हेलफायर R9X मिसाइल के बारे में है। आप लोगों ने ये न्यूज़ तो ज़रूर से सुन ली होगी कि अल जवाहिरी को US मिलिट्री ने मार गिराया है। अलकायदा का चीफ हुआ करता था ये। इसे मारते वक्त इस्तेमाल किया गया है हेलफायर R9X मिसाइल का। ये बहुत ही विशेष प्रकार की मिसाइल है। हेलफायर R9X मिसाइल को AGM-114 R9X या निंजा मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। USA ने इस मिसाइल को बनाया है। इसकी अच्छी बात यह है कि ये बिना कोलैटरल डैमेज के, बहुत ही कम डैमेज के, किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर सकती है। अगर आप कोई एक ऐसी मिसाइल छोड़ते हैं जो एक्सप्लोजिव के साथ जाए, वॉरहेड के साथ जाए, तो वो जाएगी और विस्फोट करेगी। विस्फोट में वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा देगी और हो सकता है कि आसपास अगर कोई अन्य व्यक्ति उसकी चपेट में आ जाए तो उसकी भी जान चली जाए। इस वेपन की खास बात यह है कि इसमें कोई वॉरहेड होता ही नहीं है, रादर इसमें होती हैं कुछ रेजर शार्प ब्लेड्स, बहुत ही तीखी ब्लेड्स होती हैं। ये ब्लेड्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं कि ये किसी भी स्ट्रांग बैरियर को काट सकती हैं। मतलब मोटी अगर स्टील की शीट भी है तो वो उसको काट के पार कर जाएंगी और अपने टारगेट को हिट करेंगी, और जब अपने टारगेट के पास जाएंगी तो उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगी। किसी स्ट्रक्चर को क्रॉस करते हुए भी ये जा सकती हैं उसको तोड़कर। चूंकि इसमें कोई विस्फोटक नहीं होता, फिसाइल मटेरियल नहीं होता, तो ये विस्फोट नहीं करती। इसीलिए जिस टारगेट को हिट किया गया है बहुत ही प्रिसिशन के साथ जाके हिट करती हैं और केवल उसे ही डिस्ट्रॉय करती हैं और मैसिव डैमेज को अवॉइड करते हुए अपने टारगेट को हिट कर देती हैं। जैसा कि अगर किसी भी मिसाइल में एक्सप्लोजिव वॉरहेड हो तो वैसा उस समय हो जाता है। तो हेलफायर R9X मिसाइल एक बहुत ही स्पेसिफिक मिसाइल है।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल युआन वांग 5 के बारे में है। इंडिया बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है बिकॉज चाइना का एक स्पाई शिप श्रीलंका डॉक करने वाला है 11 अगस्त को हम्बनटोटा पोर्ट पे। इंडिया को इस पे कंसर्न्स भी हैं क्योंकि ये उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पाई शिप है जो बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करने में कैपेबल है। नाम है युआन वांग 5। चाइनीज रिसर्च एंड सर्वे वेसल है जो हम्बनटोटा आ रहा है। ये सैटेलाइट, रॉकेट या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का डेटा चेक कर सकता है और उसकी जानकारी इकट्ठा कर सकता है। चाइना के पास ऐसे 7 ट्रैकिंग शिप्स हैं जो वो अलग अलग जगह पे घुमाता रहता है पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में और जानकारियां इकट्ठा करता है। तो इंडिया ने श्रीलंका की जो भी गवर्नमेंट है उससे इस मामले में कंसर्न्स भी रेज किए हैं। वो बात करता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के बारे में। जब भी कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी या ऐसी कोई भी पॉइंट पे आप न्यूज़ देखते हैं, जिन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना चाहिए वो है कि वो कौन सी एजेंसी बना रही है, किस देश का है, अगर इंडियन नहीं है तो कहाँ से आ रहा है, और कौन सा प्राइमरी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की जा रही है। मोस्टली क्वेश्चन इसी आसपास से बनते हैं कि सरफेस टू एयर है या एयर टू एयर मिसाइल है, कैसी मिसाइल्स हैं। ये नाम से क्लियर है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, तो टैंक्स को उड़ाने में काम आएंगी। इनका जो नाम है वो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, नाम से क्लियर है। खास बात, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है। तो इंडिया में कौन सी एजेंसी इन्हें बना रही है, तो ये इंडिया में DRDO ने डेवलप किया है अपने एस क्लस्टर में। एस क्लस्टर का मतलब होता है आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग क्लस्टर। इन्होंने इसमें HEMRL के साथ काम किया है। मिसाइल की रेंज 1.5 से लेकर 5 किलोमीटर तक है। ये सिर्फ ध्यान रखना कि जो भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होगी उसकी रेंज कितनी होगी। अगर आपको ऑप्शन में 500 किलोमीटर लिख दिया जाए या 5000 किलोमीटर लिख दिया जाए, अगर कोई आकाश जैसी मिसाइल है या फिर अग्नि जैसी मिसाइल है तो आपको पता है कि हाँ इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। इट्स अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। लेकिन जब भी कोई ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है तो आप सोचोगे ना भाई टैंक कितना दूर होगा कि उसे उड़ाना होगा। जैसे बॉर्डर से तो 500 किलोमीटर दूर टैंक कैसे ही खड़े होंगे, उसको थोड़ा ना उड़ाना है। इंडियन सीमा में जब बैटल फील्ड पे टैंक को उड़ाना होता है तब की बात होती है, तो उसके लिए हमेशा रेंज छोटी होगी। तो हमेशा याद रखिए जब भी कोई एंटी टैंक मिसाइल होगी तो नॉर्मली छोटे ड्यूरेशन की होगी और इसका भी जो रेंज है वो अराउंड 1.5 टू लेके 5 किलोमीटर तक है ताकि बैटल फील्ड पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। ये फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी ये होती है कि भाई एक बार आपने मिसाइल दाग दी, वहाँ से मिसाइल अपने आप जाके उस टैंक को उड़ा देगी। इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि अगर फायर एंड फॉरगेट कोई मिसाइल है तो फिर अपनी ट्रेजेक्टरी को भूल जाती है, क्योंकि जहाँ सोर्स वेपन है उससे आपको गाइड नहीं करना पड़ता है। तो उससे अगर कोई आपने टैंक पर अटैक किया और आप उसको गाइड अंत तक कर रहे हैं तो हो सकता है सामने वाले को पता लग जाए कि मिसाइल कहाँ से आ रही है, फिर वहाँ से वो अपना अटैक कर देंगे। फायर एंड फॉरगेट में आपने अटैक कर दिया, आपने बटन दबाया, उसके बाद मिसाइल फायर होने के बाद अपना वो भूल जाएगी कि ऑरिजिन सोर्स क्या था, वो खुद से गाइड होकर अटैक कर देगी, जिसको बहुत बड़ा एक एडवांटेज टैक्टिकली कहते हैं जो मिलता है। इसकी बात ये भी स्पेशल है कि पूरी तरह इंडिया में निर्मित है, भारत में निर्मित। इसकी विशेषता ये भी है कि पूरी तरह भारत में निर्मित है, टोटली इंडिजिनस है और लेज़र गाइडेड है। इसके अलावा कुछ और एंटी टैंक मिसाइल्स हैं जो इंडिया में डेवलप की गई हैं। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कौन कौन सी इंडिया में डेवलप्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने भी बताया नाग, फिर हेलिना। हेलिना का जो रेंज है 7 किलोमीटर की रेंज है। ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं उनके वर्जन में भी काम आती है। और MPA-TGM जो आपने नाम सुना होगा, ये है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। से कुछ ऐसी होती हैं कि इंसान अपने ऊपर ही इसको रख के कोई फायर कर सकता है और सामने शॉर्ट रेंज में जब लड़ाइयाँ लड़ी जा रही होती हैं, बैटल फील्ड में जब लड़ाइयाँ लड़ी जा रही होती हैं, तो ये एंटी टैंक मैन पोर्टेबल डिवाइसेस बहुत काम आते हैं। इसको कंधे पर रख के भी फायर कर सकते हैं। ये इंडिया में डेवलप हो रही है, DRDO ही कर रही है। बाकी हेलिना जो हेलीकॉप्टर्स पे आप डिप्लॉय करके अटैक कर सकते हैं उसके काम आती है। फिर एक संत है स्मार्ट एंटी टैंक मिसाइल जो कि Mi-35 हेलीकॉप्टर्स के ऊपर लगाई जाएगी फॉर एंटी टैंक ऑपरेशंस एयरफोर्स के। तो अभी तो हमने देखा जो टैंक और एंटी टैंक मिसाइल्स इंडिया में डेवलप की गई हैं उनमें MPA-TGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, वो क्या होती है, रेंज कितनी होगी, 2-2.5 किलोमीटर की रेंज होती है। फिर हमने नाग के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने देखा कि लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल जो हमने भी कवर किया कि इंडिया में डेवलप हुआ DRDO की। फिर हेलिना और सैंड। इन चारों के डिफरेंसेस आपको पता लग गए, किस किस तरह काम करती हैं, आप समझ आ गया आपको, ताकि आप इसमें डिफरेंशिएट कर पाएँ। तो आप ऐसी इमेजेस से भी याद कर लेंगे हेलिना का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। हेलिना क्या कोई मिसाइल सिस्टम है या कोई एक एयर का इफेक्ट है, तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो क्लैरिटी थोड़ी यहाँ ज़रूरी है। 2014 में अग्नि 4 मिसाइल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, क्या सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, क्या ये फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, इज इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वारहेड्स अबाउट 7500 किलोमीटर्स अवे। तो याद रखिए अग्नि 4 की बात है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ऑब्वियसली रेंज बहुत ज़्यादा होगी। हमें बताने में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, मुझे बताइए। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये।
और क्या इसमें सिर्फ लिक्विड प्रोपेलेंट यूज़ होता है? क्या आप एलिमिनेट कर सकते हैं कोई स्टेटमेंट्स में? इसको सोचिए और सॉल्व करिए। पहले आ चुका है तो पीवीआई की आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आता है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास की। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास अलग अलग लेवल पे इंडिया एक्सरसाइज करता है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में। यूएस के साथ इंडिया की लगातार जो इंटरऑपरेबिलिटी है, जो उनकी टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम है, उसमें बढ़ावा देखा जा रहा है, पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है। तो जो युद्ध अभ्यास है वो किसके साथ होता है? तो वो यूएस के साथ होता है। और इस बार वो कहाँ हुआ है? उत्तराखंड के औली में। मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्यों होते हैं? देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस होने का कारण ये है कि इससे इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है। लेट्स से अगर आपका एक दोस्त है कोई, ठीक है, दोनों अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एप्पल यूज़ कर सकते हैं, कोई विंडोज़ यूज़ करता है या कोई एंड्रॉइड यूज़ करता है। तो अलग अलग लोग अगर अलग अलग डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, जब आप लोग साथ आके काम करोगे ना, तो कभी आपको दूसरे के सिस्टम पे काम करना पड़ गया या उसकी सिस्टम से बनी हुई फाइल आपको मिल गई, तो आपके कंप्यूटर में नहीं खुलेगी क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो अलग है। तो वैसे ही मिलिट्री में होता है कि सबके अपने अलग अलग वेपन्स हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, उनके अलग अलग उपकरण हैं। तो अगर कभी साथ लड़ना पड़ जाए तो भाई आपको उसका संदेश समझ भी नहीं आएगा, ना आपको उसके हथियार समझ आएंगे, कैसे वो काम करते हैं आपको पता ही नहीं, उनकी भाषा जो कोड वर्ड्स हैं वो पता नहीं है, जो नॉर्मली वो जिस पे ऑपरेट करते हैं। जब साथ में एक्सरसाइज होती है तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोनों मिलिट्री के बीच में। उन्हें ये भी पता लगता है किस तरह से कौन ऑपरेट करता है, किस तरह उनके साथ हम और ज़्यादा समन्वय बैठा सकते हैं। तो इस तरह बड़ा इंपॉर्टेंट है मिलिट्री एक्सरसाइज देशों के बीच में होना। इंडिया यूएस के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है युद्ध अभ्यास, जो अभी हुई औली में। तो क्या करती है? इंटरऑपरेबिलिटी, कॉपरेशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है। इंटरऑपरेबिलिटी को लेकर एग्रीमेंट भी हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में। फाउंडेशन एग्रीमेंट 4 हुए थे, उनमें से एक था कोमकासा। तो आप मुझे बताइए, कोमकासा के अलावा लेमोआ भी हुआ था। लेमोआ किस चीज़ का था? कोमकासा किस चीज़ का था? 4 जो फाउंडेशन एग्रीमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसकी क्या रेलेवेंस है, ये आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, अच्छा मुझे कितना याद है कितना याद नहीं है। जो युद्ध अभ्यास है 2004 से शुरू हुआ है और इसके अलावा यूएस के साथ इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे एक्सरसाइज करता है। फॉर एग्जांपल टाइगर ट्रम्प में ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, तीनों सेवाएं आती हैं। फिर वज्र प्रहार है जो स्पेशल फोर्सेस का जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। और एक एक्सरसाइज कोपा इंडिया है जो कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में। तो अलग अलग सेना के जो अंग है वो अलग अलग लेवल पे जॉइंट एक्सरसाइज यूएस के साथ करते हैं। इसके बाद बात आती है अगला आर्टिकल बात करता है चाइना के बारे में। चाइना ने रिसेंटली कहा था कि अगर जो अमेरिकी लीडर हैं नैन्सी पेलोसी, अगर वो ताइवान जाते हैं तो वो अटैक कर देंगे उनके फ्लाइट के ऊपर। ऐसा तो हुआ नहीं, वो गई और वापस आ गई। तो इसी बीच में चाइना ने बोला कि वो एक लाइव फायर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उन्हें 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स ताइवान के कोस्ट पे। तो असल में ये होता क्या है? तो लाइव फायर एक्सरसाइज मतलब होता है, जैसे नाम से क्लियर है, कि वो अपनी मिलिट्री की जो मशीनें हैं, जो जवान हैं, जो उनके वेपन्स हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि कहीं असल में जंग लड़नी पड़ जाए तो वो रियल टाइम ट्रेनिंग फैसिलिटी की तरह काम की जाती है। तो अभी जो उनके सोल्जर्स हैं उनको कॉम्बैट सिचुएशन की तरह तैयार किया गया, उनके हथियार सारे लोड हो चुके एक तरह से। तो ये दिखा रहा है कि शायद चाइना एक्शन ले ताइवान के खिलाफ, शायद ताइवान पर अटैक कर दे। तो ये मुद्दा है, ये लाइव फायर एक्सरसाइज हुई है चाइना में, जिसको लेकर काफ़ी विवाद है कि क्या ताइवान पर अटैक करेंगे वो। यूएस ने कहा अगर वो ऐसा करते हैं तो ये से प्रोटेक्ट करने आएगा ताइवान को। तो इस एक्सरसाइज के अंदर लाइव फायर एक्सरसाइज क्या होती है? पहली बात तो वो अपनी मिलिट्री और अपने वेपन्स और अपनी पूरी फौज को एक तरह से अटेंटिव स्टेट में लाने को, सावधान कर देने की मुद्रा को कहते हैं हम लाइव फायर एक्सरसाइज। मुद्दा ये कि चाइना कह क्यों रहा है भाई, क्यों वो ऐसा आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है? देखिए, ताइवान जो एक राज्य है, ताइवान जो एक देश है, असल में उसको चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अगर आप चाइना की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा, पहले KMT हुआ करती थी, कॉमिंगतोंग। ये लोग एक साइड थे, कम्युनिस्ट पार्टी एक तरफ थी। कॉमिंगतोंग खिसक के बिल्कुल एक आइलैंड पे आ गया था, ताइवान के आइलैंड पे, और उन्होंने कहा था कि हम ही असली चाइना, और कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा कर लिया हमारे चाइना के ऊपर। तो एक आइलैंड था छोटा सा, उस आइलैंड पर इनको यूरोप का सपोर्ट प्राप्त था, अमेरिका का सपोर्ट प्राप्त था, यहाँ पर स्टैब्लिश हो गए और पूरे चाइना पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा कर लिया जंग करके। उसमें उनको सपोर्ट रशिया कर रही थी उस टाइम में। तो वहाँ से चाइना कहती थी कि भाई ये जो छोटा सा आइलैंड है ये हमारा ही पार्ट है, चाइना का ही पार्ट है, ये इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। और ये लोग कहते थे कि नहीं, चाइना पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा कर रखा है, असली चाइना के मालिक हम चाइनीज़ हैं, असली हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम चाइनीज़ हैं। तो इनको यूएस और वेस्टर्न एलाइज का सपोर्ट प्राप्त था और ये कम्युनिस्ट पार्टियाँ का था। समय के साथ साथ 1950-60s में धीरे धीरे चाइना, ऑब्वियसली कम्युनिस्ट पार्टी का चाइना जो था वो असली चाइना की तरह पहचाने जाने लगा, और धीरे धीरे चाइना ने बोलना शुरू किया कोई भी देश ताइवान के साथ संबंध नहीं रखेगा। इन्होंने एक पॉलिसी लागू की जिसे कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। इसके अंतर्गत इनका कहना है कि एक ही चाइना है, आप उस एक चाइना को पहचानिए तभी हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, आप किसी और चाइना को मत मानिए। मतलब ये जो चाइना को क्लेम करता है ताइवान कोई कंट्री नहीं है, ये हमारा ही एक पार्ट है,
जो बाद में हम मिला लेंगे। एक चाइना बनेगा तो इसको भी हम अपने में मिला लेंगे। तो ये मुद्दा है, इसलिए वो हमेशा कहता है कि भाई ताइवान के साथ कोई संबंध ना बनाए। इंडिया के भी सीधे सीधे ताइवान के साथ अभी ऐसे संबंध नहीं है डायरेक्टली ओपन एम्बेसी लेवल पर। तो कई देशों को चाइना ऐसा दबा के रखता है कि भाई ताइवान के साथ संबंध नहीं रखने आपको। दुनिया में बहुत कम देशों के ऐसे संबंध हैं। तो इसलिए जो अब अमेरिकी लीडर अगर वहाँ जाते हैं तो सीधा ऐसा संदेश जाता है कि वो ताइवान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हालांकि वो करते हैं इनडायरेक्टली, पर वो कहते हैं कि पब्लिकली आप नहीं करें, ये हमारे सोवरेनिटी के खिलाफ है। तो इसलिए अचानक वो इतने एक्टिव हो चुके हैं। अब हमें देखना पड़ेगा भविष्य में कैसे बनता है, क्या खुल के सामने आता है ताइवान के केस में, जो हम आगे जानेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हिम ड्रोन अथॉन प्रोग्राम के बारे में है। बड़ा ही रिदमिक है ना ये, हिम ड्रोन अथॉन। इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेट किया है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ हिम ड्रोन अथॉन प्रोग्राम के लिए। देखिए, ड्रोन्स का प्रचलन दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ड्रोन्स का इस्तेमाल सिक्योरिटी पर्पसेस से बहुत लार्जली किया जा रहा है, लेकिन इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री अभी भी उतनी स्पीडली डेवलप नहीं हो रही है। इंडियन आर्मी को बहुत हाई क्वालिटी ड्रोन्स की आवश्यकता है अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। दैट्स वाई इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेट किया ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। इस प्रोग्राम का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो अपॉर्चुनिटीज इंडियन ड्रोन इकोसिस्टम में हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उसे कैटलाइज करें और पाथ ब्रेकिंग ड्रोन कैपेबिलिटीज डेवलप करें। हम बहुत अच्छी क्वालिटी के ड्रोन्स बनाएं जिनका इस्तेमाल हम फ्रंट लाइन ट्रूप्स के लिए कर सकें, सोल्जर्स के लिए कर सकें। क्या फीचर्स होंगे इस प्रोग्राम के? हमें ऐसे ड्रोन्स डेवलप करने हैं जो लॉजिस्टिक्स का काम कर सकें, सामान को हाई एल्टीट्यूड यानी कि पहाड़ी इलाके में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। दूसरा, हमें ऑटोनॉमस सर्विलांस के लिए भी, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए भी ड्रोन चाहिए जो जानकारी इकट्ठा कर सके, देखते रहें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और हमें बहुत ही छोटे ड्रोन चाहिए जिन्हें आप माइक्रो या नैनो ड्रोन्स कह सकते हैं, जो फाइटिंग के समय में एक जो बिल्डअप एरिया है वहां पर निगरानी कर सकें, असिस्ट कर सकें आर्मी को। तो हमें इस टाइप के ड्रोन्स चाहिए और इसीलिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। प्लान ये है कि इंटरेक्शन होगा, आइडिएशन होगा, नए नए आइडियाज आएंगे यूजर, डेवलपमेंट एजेंसीज एंड एकेडमिया के बीच में कि कैसे बनाए अच्छे ड्रोन्स। जो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं वो ऑपरेशन लोकेशंस पे जाएंगी। अगर बॉर्डर एरिया है तो वहां पे जाके देखेंगे कैसा टेरेन है, किस प्रकार का ड्रोन चाहिए, फिर उसकी सप्लाई करेंगे और ऑन ग्राउंड ट्रायल्स भी करेंगे। एक्चुअल कंडक्ट कैसे होगा, कैसे उनको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, उसको भी अच्छी तरीके से तैयार किया जाएगा। तो ये तो इस प्रोग्राम का पूरा फंक्शन रहेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज वज्र प्रहार के बारे में है। ये इंडो यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार। यहाँ पे इंडिया और यूएस की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं। इस बार का हो रहा है बकलो, हिमाचल प्रदेश में। स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है, एक बार यूएस में होती है, एक बार इंडिया में होती है। 2010 से चल रही है, पहली बार 2010 में हुई थी। दोनों जो देशों की स्पेशल फोर्सेस हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे को शेयर करते हैं ज्वाइंट मिशन में, ताकि वो अच्छी कैपेबिलिटी दिखा सकें और टैक्टिक्स शेयर कर सकें। सिग्निफिकेंस यही है कि देखिए, टेक्निकल ग्राउंड पे इंडिया का काफी अच्छा बॉन्ड रहा है स्पेशल फोर्सेस को लेकर यूएस के साथ, तो हम उसे कैटलाइज करते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को अटेन करते हैं। इंडिया यूएस के बीच में कुछ और भी एक्सरसाइजेज होती हैं। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास आर्मी के बीच में, कोप इंडिया एयरफोर्स के बीच में, रेड फ्लैग ये यूएसए की मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, मालाबार एक्सरसाइज जिसमें इंडिया, यूएसए और जापान होते हैं और कई बार किसी अन्य कंट्री को भी इन्वाइट कर लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पॉर्क्यूपिन स्ट्रेटजी के बारे में है या पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी के बारे में है। चाइना बहुत एग्रेसिव है। अभी हाल फिलहाल में एक मामला चल रहा है, मैं भी आप जानते भी हूं कि ये देखिए, ये चाइना है और ये है ताइवान। ताइवान जो है वो एक आइलैंड कंट्री है जिसे चाइना अपना पार्ट बताता है, और जो भी कंट्रीज वन चाइना पॉलिसी मानते हैं वो भी ताइवान को चाइना का ही हिस्सा मानते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। तो चाइना बहुत फ्यूरियस हो जाता है अगर ताइवान के साथ कोई भी इंडिपेंडेंट रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करे। अभी यूएसए का जो हाउस है, यानी कि जो उनका लोअर हाउस है, उसकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी वहां की विजिट पे गई। चाइना बहुत नाराज हो गया। पहले तो उसने ये तक धमकी दी कि अगर उनका शिप आएगा, उनका जो प्लेन आएगा वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उड़ा देंगे, मिसाइल मार देंगे। काफी थ्रेट्स के बावजूद नैन्सी पेलोसी वहां पहुंच गई। ताइवान में उनकी जो एंट्री होती है इससे चाइना नाराज तो हुआ, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव नहीं कर पाया। उसने बहुत मैसिव स्केल पे मिलिट्री एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी ताइवान के चारों ओर। एक तरीके से ताइवान को इनसर्किल कर लिया ताकि ताइवान थ्रेट फील करने लगे। उस बीच में एक बात निकल के आई कि अगर चाइना ताइवान को अटैक कर देता है ऑन द ग्राउंड, कि यूएस की जो हाउस की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी वो वहां पर क्यों गई, जैसा कि उसने बोला कि वो अटैक भी कर सकता है, वो अक्सर बोलता रहता है। तो क्या ऑप्शंस हैं ताइवान के पास? क्या ताइवान खुद को डिफेंड कर पाएगा चाइना जैसी बहुत ही बड़ी और पावरफुल कंट्री से? तो चाइना के अगेंस्ट में ताइवान एक पॉलिसी या एक डॉक्ट्रिन फॉलो करता है, दैट इज पॉर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन। पॉर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन को
प्रपोज किया गया था 2008 में यूएस नेवल वॉर कॉलेज रिसर्च के एक प्रोफेसर विलियम एस मरे के द्वारा। जो पोर्क्यूपाइन है वो एक प्रकार का जीव होता है जिसके पास शेल्स होती हैं, एक कवच होता है जिसमें कांटेदार पिन नुमा स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं। अगर कोई भी जानवर उनको अटैक करना चाहता है तो वो ये जो फर्स हैं उसको बाहर कर देते हैं जो बहुत नुकीले होते हैं, फिर उस जानवर के लिए इन्हें अटैक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई जानवर उसके बावजूद इनको मारना चाहे तो उसे बहुत ही पेन फील करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो इसके फर हैं, जो नुकीले फर हैं, वो उसके मुंह में, उसके शरीर में धंस जाएंगे। तो अगर वो इनको मार भी दे तो उसे बहुत नुकसान हो जाएगा। हो सकता है उसके खुद की बॉडी पे बहुत सारे घाव हो जाए और वो उनसे सर्वाइव ही ना कर पाए। मतलब कुल मिला के अगर आप किसी पोर्क्यूपाइन को मारना चाहते हैं, कोई जीव उसे मारना चाहता है, तो पहली बात तो वो उसे मार नहीं पाएगा, और अगर वो मार भी पाया तो वो खुद भी नुकसान सहेगा, उसे खुद भी मैसिव लॉस होगा। तो पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी का इतना सा मतलब तो आप समझ गए होंगे कि अगर चाइना अटैक करता है और ताइवान ने पोर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन ऑप्ट कर रखा है तो पहली बात तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, और अगर वो हो भी गया तो उसे खुद को बहुत लॉस हो जाएगा। चाइना ताइवान के बीच में एक असिमेट्रिक वॉरफेयर सिचुएशन है। चाइना बहुत ताकतवर है, ताइवान कुछ भी नहीं उनके सामने। तो ये जो पोर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन होता है, इसमें एक कंट्री अपनी खुद की स्ट्रेंथ को एक्सप्लॉइट नहीं करता बल्कि सामने वाले की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है कि उनकी क्या वीकनेस है। हमें पता है कि ताइवान एक आइलैंड कंट्री है, तो उन्हें शिप्स के माध्यम से जाना होगा या फिर वो मिसाइल्स वगैरह से अटैक कर सकते हैं। तो इसके लिए ताइवान क्या फोकस करता है अपनी पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी में? वो अपने डिफेंस को 3 लेयर पे बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इसमें यह होता है कि अगर सामने वाला एनिमी कंट्री अटैक करता है तो वो डिफीटेड नहीं होंगे। अगर डिफीट उनको मिलती भी है तो बहुत कॉस्ट या रिस्क बेयर करनी पड़ेगी सामने वाली कंट्री को। 3 लेयर इसमें ऑप्ट करता है ताइवान। पहला लेयर होता है इंटेलिजेंस एंड रिकॉनेसेंस का। इंटेलिजेंस गैदर करो, जानकारियां इकट्ठा करते रहो और उन्हीं जानकारियों के बेसिस पे खुद को प्रिपेयर रखो। दूसरा, गुरिल्ला वॉरफेयर, समंदर में आप छुपकर अटैक करिए, सबमरीन्स के माध्यम से, वॉरफेयर जो शिप्स हैं उनके माध्यम से, और उन्हें डिस्ट्रॉय करिए। इसके लिए उन्हें सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट मिलते हैं यूएस से भी। और तीसरा होता है कि आप अपनी ज्योग्राफी और डेमोग्राफी का इस्तेमाल करिए। जैसे कि आइलैंड, अगर आइलैंड है तो शिप्स के माध्यम से जमीन पर एंटर करेंगे, तो जो कोस्टल एरिया है वहां पर वो बहुत सारे माइंस बिछा के रखते हैं कि आप वहां पर अगर अटैक कर देंगे तो जैसे ही आप एंटर करेंगे बहुत सारे ब्लास्ट होंगे और आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी से खुद को तैयार करता है ताइवान। चाइना के पास मिलिट्री सुपीरियरिटी है ताइवान के ऊपर, दैट्स ओके, लेकिन चाइना अपने एक्यूरेट और प्रिसाइज वेपन सिस्टम के माध्यम से भी ताइवान को बहुत इजीली टारगेट नहीं कर पाएगा। हालांकि वो लगातार इस बात को लेकर इंटेंशन शो करता रहता है कि वो ताइवान को रीयूनाइट करेंगे, चाइना का हिस्सा बना लेंगे, बट दैट विल नॉट बी एन ईजी टास्क, क्योंकि ताइवान पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी फॉलो करता है और अब आप इसके बारे में जानते भी हैं। वो है एक्सरसाइज उदार शक्ति। एक्सरसाइज उदार शक्ति किस किस देशों के बीच में हो रही है? तो इंडियन एयरफोर्स और मलेशियन एयरफोर्स के बीच में हो रही है, विच इज़ उदार शक्ति। और क्यों होती है एक्सरसाइज? तो एक्सरसाइज इसलिए होती है ताकि इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ सके देशों के बीच में, ताकि उन्हें पता लग सके कि सामने वाले का सिस्टम कैसे काम करता है थोड़ा बहुत, कि अगर कभी साथ में ऑपरेट करना पड़ गया, एक तो इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ती है, जैसे डिजास्टर आ गया, उन्हें सपोर्ट चाहिए एक दूसरे का, दोनों के अलग तरह के शिप्स हैं, अलग तरह के जो एयरप्लेन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उन्हें साथ काम करना, तो पहले से काम किया होगा तो एक अवेयरनेस रहती है उस इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। फिर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी होता है कि देशों के बीच में एक समन्वय बनता है, एयरफोर्सेस के बीच में, सेनाओं के बीच में। तो इसलिए ये चीज़ हो रही है। तो कहाँ पर हो रहा है ये एक्सरसाइज उदार शक्ति, किस किस देशों के बीच में हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में हो रही है। इसके अलावा एक इनका बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कहलाता है हारीमाओ शक्ति। हारीमाओ शक्ति और उदार शक्ति दो नाम है किसके साथ, जो मलेशिया के साथ इंडिया के होते हैं, मिलिट्री और एयरफोर्स के जॉइंट एक्सरसाइजेज, उसके बारे में। अगला आर्टिकल बात करता है गरुड़ शील्ड के बारे में। तो अभी यूएस, इंडोनेशिया, ऐसी जो कुछ और कंट्रीज मिलके इंडोनेशिया के सुमात्रा में एक जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज कर रही है जिसका नाम है गरुड़ शील्ड। तो गरुड़ शील्ड का दिमाग नाम सुनते आपको लगेगा शायद कोई इंडिया की ये एक एक्सरसाइज है, तो नहीं, ये इंडिया की नहीं, यूएस, इंडोनेशिया और बाकी कंट्रीज कर रही हैं। 2009 से होता है, एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है जहाँ ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह भी पार्ट लेते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मरीन ड्रिल साथ में मिलकर काम करते हैं। इनका काम क्या है? कैपेसिटी बढ़ाना, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, ट्रस्ट कोऑपरेशन बढ़ाना फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में। तो गरुड़ शील्ड इज नॉट अबाउट इंडिया, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंसास सिस्टम के बारे में, एफ इंसास। तो एफ इंसास का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम। फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, यानी
खुद में एक जो सोल्जर है, एक सिपाही है, वो खुद में एक सिस्टम बना होगा। सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे उपकरण जुड़े होते हैं। तो F-INSAS के अंदर कोशिश की गई है कि भारत का एक फौजी या एक सिपाही जो जब जंग के मैदान में हो तो वो खुद में ही एक पूरा सिस्टम हो, उसके पास अपने कम्युनिकेशन डिवाइस हो, खुद के ग्रेनेड्स हों, खुद के ऐसी वेपन्स हो जो मारक क्षमता रखते हों, और बुलेट प्रूफ जैकेट्स हों, और अगर रात का टाइम है तो उनके पास नाइट विजन वाले गॉगल्स हों, और उनके पास अच्छी खासी आर्मर्ड बुलेट प्रूफ जैकेट्स हों, ऐसे कपड़े हों जो ऑल वेदर टेरेन में काम कर सकें, ऑल टेरेन में काम कर सकें, हर मौसम में चल सकें, और कम मेंटेनेंस रखें, जैसे हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं। तो वो एक फ्यूचरिस्टिक सा इंडियन सोल्जर को बनाने का प्रयास है F-INSAS सिस्टम, मतलब फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम प्रोग्राम। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें एक AK-203 असॉल्ट राइफल दी जाएगी, जिसके साथ आपको हैंड ग्रेनेड दिए जाएंगे मल्टी मोडल, आपको नहीं, हमारे फौजियों को, सिपाहियों को। इसके अलावा उनको बैलिस्टिक हेलमेट, नाइट विजन वाले गॉगल्स जिससे वो रात को देख पाएँ, बैलिस्टिक गॉगल्स, बुलेट प्रूफ वेस्ट दी जाएंगी। एक कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, जैसे यहाँ पर एक आपको एक कम्युनिकेशन सिस्टम दिया जाएगा जिससे जो सिपाही है वो अपने हेडक्वार्टर से या अपने जो कंपनी है उससे बात कर पाएँ, और ऐसे कपड़े होंगे जो ज़्यादा जल्दी भीगेंगे नहीं, और भीगेंगे तो तुरंत सूख जाएंगे। इस तरह का सिस्टम दिया जाएगा जो कि छोटे मोटे धमाके भी सहन कर सके। जो चश्मा है वो भी इस तरह का होगा कि वो भी छोटे मोटे जो अगर विस्फोट होता है तो उसको झेल सके। तो ये सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट की जब बात आती है तो वो भी इसको झेल सके, ये कोशिश की गई है इस F-INSAS सिस्टम के थ्रू कि एक सोल्जर ऐसा प्रिपेयर्ड हो जो खुद में ही एक पूरा सिस्टम हो, सब सेटअप उसके पास हो। तो बेहतर हथियार, बेहतर कपड़े, बेहतर इक्विपमेंट्स दिए जाएं उनको। ये तो बात हो गई। अब आपसे पूछा ही जा सकता है कि भाई निपुण क्या है, निपुण माइंस क्या है, क्या ये कोयले की माइन है, या निपुण पूछा जा सकता है क्या ये एजुकेशन स्कीम है या क्या है ये। तो निपुण, असल में निपुण माइंस हमने पता है कि टैंक माइंस होती है। अगर आपने बॉलीवुड की पुरानी फिल्में देखी हैं, बॉर्डर वगैरह, तो उन वॉर फिल्मों में दिखाते हैं कि जब तोप चल रही होती है उसके नीचे टैंक माइंस लगा दिए जाते हैं कि जैसे माइन के ऊपर टैंक चढ़ेगी, वजन की वजह से फट जाएगा और टैंक में ब्लास्ट हो जाएगा। तो जब अटैक करती है कोई भी सामने वाली आर्मी दूसरे के एरियाज में घुसती है तो उन्हें पता होता है तोप आएंगी ढेर सारी, तो ज़मीनों में माइंस बिछा देते हैं, टैंक माइंस, जैसे उस पर पैर पड़े आदमी उड़ जाता है। तो निपुण माइंस इंडिया में डिज़ाइन किए गए एंटी पर्सनल माइंस है। ये वैसे माइंस है जिस पे इंसान अगर कदम रखेगा तो उसमें विस्फोट हो जाएगा। ये हमने देखा था कई जगह, जो जब यूरोप में वॉर चली थी तब भी ये माइंस बनाए गए थे। तो इंडिया ने खुद का अपना सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिशन, यानी छोटे लेवल ब्लास्ट वाला ये सिस्टम है जिससे आपका पैर पड़ा और आप बम से उड़ जाएंगे परखच्चे आपके। तो ये पहली डिफेंस का काम करेगा। अगर इन्फिल्ट्रेटर कहीं से आते हैं या एनिमी के फौज आ रही है, उनके सिपाही आ रहे हैं, इन्फेंट्री मतलब जो पैदल सिपाहियों का जत्था होता है, उसके खिलाफ पहला डिफेंस सिस्टम ये करेगा। ये किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। जो इनका आर्मामेंट एंड रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है पुणे में, वहाँ पर इसको प्रिपेयर किया गया है। तो ये इंसानों के खिलाफ उसी तरह काम करेंगे जैसे एंटी टैंक माइंस काम करती है। निपुण क्या पता लग गया आपको। अगली बात आती है लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट की। लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट जैसे अभी देख रहे हैं आप, इंडिया के कुछ लेक्स में भी काम होते हैं। हमें पता है शिप्स चलते हैं समुद्र में या बड़ी बड़ी नदियों में, लेकिन कुछ ऐसी वाटर बॉडीज होती हैं जो ज़्यादा डेप्थ नहीं होती उनमें, पर इतनी होती है कि कोई एक उनके ऊपर कोई एक व्हीकल चल पाए। तो वैसे जैसे आपने देखा है पेंगोंग सो लेक जो थी चाइना के साथ, जहाँ बहुत सारा विवाद चला, वहाँ पर इंडिया ऑलरेडी अपने जो क्राफ्ट्स रन करता था, जो बोट्स रन करता था, वो उतने एफिशिएंट नहीं थे। तो उनको रिप्लेस करने के लिए लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट बनाया गया है, जो कि एक्वेरिस शिपयार्ड लिमिटेड ने, गोवा की जो कंपनी है, स्वदेश में निर्मित किया है, जिसमें बेहतर स्पीड है, ज़्यादा कैपेसिटी है। तो ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में जो ऑपरेशन चल रहे हैं नेवी के, वहाँ ढंग से ऑपरेट कर सके। तो ये कहाँ काम करेगा? जो लेक्स वगैरह हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें ये इस्तेमाल की जाएगी लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट। ठीक है, हमें पता लग गया F-INSAS क्या है, हमें पता लग गया ये लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट क्या होता है, निपुण माइंस क्या होती है, आपको पता लग गया। ये देखिए F-INSAS सिस्टम, अभी हमारा सोल्जर एक ऐसा दिखता है, भविष्य में ऐसा दिखेगा कि आप इन्फॉर्मेशन हो, थर्मल सेंसर की बात आ गई, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ हेलमेट, नाइट गॉगल्स, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। ये होता है F-INSAS। तो वाटर बॉटल के भी स्पेस होगा, ग्रेनेड लगे होंगे, आपके पास एक पाम टॉप होगा जिसमें GPS चल रहा होगा, लोकेशन मिल जाएगी, मैगजीन में इलेक्ट्रॉनिक जैकेट होगा ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप प्रिसाइसली उसको क्लाइमेट के हिसाब से ठंडा भी कर पाएँ और जब ज़रूरत पड़े बेहतर निशाना भी लगा पाएँ। तो ये सारी सुविधाएं अब फ्यूचर सोल्जर में दी जाएगी F-INSAS के अंतर्गत, जो कि 2005 में प्लान किया गया था बनाने के लिए। नॉन इन्फ्लेमेबल, जिसमें जल्दी आग नहीं लगती, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी दिए जाएंगे, जो इसका प्रमुख एक चीज़ है। ये बात हो गई F-INSAS की। अगला आर्टिकल बात करता है तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। बहुत दिनों से न्यूज़ में है। तेजस असल में क्या है? ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट है। तो ये किसने बनाया है? तो ये क्या ये हैल ने बनाया है या ये US का एयरक्राफ्ट है? किस जगह बना है? ये तो इंडिया का है, स्वनिर्मित और
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हेल ने इसको बनाया है। रिसेंटली इसके बारे में अर्जेंटीना ने इंटरेस्ट शो किया है, तो ये अर्जेंटीना एयरफोर्स में इसको जोड़ा जा सकता है। तो ये इंडिया का दूसरा सुपरसोनिक फाइटर जेट है। क्या इंडिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट है? तो नहीं, इससे पहले HF-24 मरूद जो है वो एक सुपरसोनिक जेट था जो 1960 में बनाया गया, 1990s में उसको बाहर कर दिया गया था। सुपरसोनिक जेट वो होते हैं जो आवाज़ की गति से तेज़ चलते हैं। हाइपरसोनिक वो होते हैं जो 5 मैक से भी ज़्यादा हों, और सबसोनिक वो होते हैं जो आवाज़ की गति से कम के होते हैं। तो ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। हाइपरसोनिक वो होते हैं जो 5 मैक से ऊपर होते हैं। सो इज इट विच टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है? तेजस कैसा एयरक्राफ्ट है? क्या हाइपरसोनिक है, सबसोनिक है या सुपरसोनिक है? तो एक सुपरसोनिक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट है जो इंडिया में बना है, हेल ने इसको बनाया है। ये कितने इंजन है इसमें? तो सिंगल इंजन है। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 4 स्टेटमेंट दे देते जिसके बारे में। इट्स ए डबल इंजन एयरक्राफ्ट विच इज़ हाइपरसोनिक विच इज़ मल्टी रोल सुपर फाइटर जेट। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, ये सिंगल इंजन है। सिंगल इंजन में ये फ़र्क होता है कि इसका थोड़ा डेंजर ज़्यादा होता है। एक इंजन है, फेल हो गया तो गिर सकता है, पर क्योंकि ये एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तो इसलिए इसमें सिंगल इंजन लगाया गया है, जिसमें फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी साथ में मिलता है। एयर कॉम्बैट, ऑफेंसिव एयर सपोर्ट, और एयर में ही इसकी आप रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। एक और शिप जाकर इसे रिफ्यूल कर सकता है। इसकी जो स्पीड है वो 1.6 मैक से लेकर 1.8 मैक तक रहती है, यानी आवाज़ की गति से 1.6 गुने की स्पीड इसकी रहती है। क्या ऑब्जेक्टिव है? तो जो गैप रह गया था हमारी टेक्नोलॉजी में, जो एरो टेक्नोलॉजी हमारी थी उनके शिप्स में, उनके एयरक्राफ्ट्स में, और जो एक रिक्वायरमेंट है एक हल्के एयरक्राफ्ट की, जो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, नेवी की रिक्वायरमेंट है, उसकी पूर्ति ये करे तो तेजस वो कर सकता है। और तेजस की रिक्वायरमेंट अब बाकी देशों की तरफ से आनी स्टार्ट हुई है। तो अभी जिस देश ने इंटरेस्ट शो किया वो था अर्जेंटीना। अब इससे रिलेटेड बात है, अर्जेंटीना कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना सदर्न अमेरिका की एक कंट्री है जिसकी राजधानी है ब्यूनस एयर्स। ये इसके आसपास आपको देख रहे हैं कौन से देश हैं, तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंटली याद होगा कि चलो भाई, ब्राज़ील हो गया, बोलिविया, पैराग्वे, चिली और पैराग्वे। तो ये देश इसके आसपास है। कौन से ओशंस के बीच में ये है? अटलांटिक और पैसिफिक ओशन। क्या यहाँ पे कोई लैंडलॉक कंट्री है? मुझे बताओ साउथ अमेरिका में कितनी लैंडलॉक कंट्रीज हैं? क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं यूपीएससी को, ज़्यादा लैंडलॉक कंट्रीज। तो आप मुझे बताइए साउथ अमेरिका में इन देशों के बीच में क्या कोई लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है? ये इसके नॉर्थ साउथ में क्या देश हमने डिस्कस कर लिए। इसके आस में एक पैसेज भी है, ड्रेक पैसेज। कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस जो आसपास है वो है एंडेस माउंटेन रेंज, कोनाकागुआ जो सबसे बड़ा जो हाईएस्ट पॉइंट है एंडेस रेंज का, वो भी यहीं पर मिलता है, और यहाँ पैराना और उरुग्वे जैसी मेजर रिवर्स बहती हैं। तो अर्जेंटीना की बात आ गई। मर्कोजर एक इनका यूनियन है, जैसे हमारा एक आसियान है या फिर सार्क हो गया, वैसे मर्कोसर है जो सदर्न अमेरिकन कंट्रीज, इनका एक FTA एग्रीमेंट टाइप है जो एक ट्रेड बॉडी की तरह काम करता है। तो ये बेसिक डिटेलिंग है जो आपको थोड़ी पता होनी चाहिए अर्जेंटीना के बारे में। और अर्जेंटीना का एक विवाद था ब्रिटेन के साथ, वो था फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर, कि उनके ऊपर दोनों में युद्ध भी हुआ था। और फॉकलैंड आइलैंड के विवाद के बारे में युद्ध एक तरह से अर्जेंटीना और अमेरिका ने लड़ा, ब्रिटेन ने लड़ा था बहुत सालों पहले। इसके अलावा एक मॉन्टे डेजर्ट या पेटागोनिया डेजर्ट भी आपको के ऊपर एक मॉन्टे डेजर्ट आपको देखने को मिलता है। कहाँ? तो अर्जेंटीना में। तो मॉन्टे डेजर्ट कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। इसके अलावा कौन से देश इसके आसपास है? फॉकलैंड आइलैंड कहाँ सिचुएटेड है? किसके किसके बीच में ये विवाद था फॉकलैंड आइलैंड की कंट्रोल को लेके? जैसे गोवा का विवाद था ना इंडिया और पोर्टुगाल के बीच में, कि पोर्टुगाल का कब्जा था उसके ऊपर, बाद में इंडिया उसको टेक ओवर कर लिया। कुछ ऐसा ही फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर था जहाँ ब्रिटेन का ये कंट्रोल था, जो बाद में ये क्लेम कर लिया खुद से अर्जेंटीना ने। हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अर्जेंटीना ने इंटरेस्ट शो किया किसमें? तेजस में। तेजस कैसा एयरक्राफ्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया। अगला टॉपिक बात करते हैं जोरावर के बारे में। जोरावर किससे संबंधित है? जोरावर असल में एक लाइट टैंक है। अब टैंक तो भारी होते हैं, लाइट टैंक क्यों बनेंगे? अब हमें पता है चाइना के साथ पहाड़ों में विवाद है, वहाँ आप अर्जुन या भीम या भीष्म जैसे बड़े बड़े टैंक्स लेके नहीं जा सकते। तो इसके लिए आपने एक जोरावर यानी कि जैसा एक इंडिजिनस लाइट टैंक बनाया है जोरावर, जो कि माउंटेन में डिप्लॉय होगा। ये असल में एक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल इंडियन लाइट टैंक जोरावर है, जो कि हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करेगा, जो इजीली ट्रांसफरेबल है, ट्रांसपोर्टेबल है। इसके थ्रू ये इक्वल फायर पावर रखेगा जो एक नॉर्मल टैंक रखता है। मिसाइल फायर आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक नई जनरेशन के फ्यूचर टैंक प्लेटफॉर्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिसको बेहतर तरीके से 2030 तक वो इंक्लूड कर पाए, जिसमें वो लॉजिस्टिक्स का सप्लाई हो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग पैकेज हो, फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्बैट व्हीकल है, वो बनाया जाए। क्योंकि ये जब टैंक है ना, तो ये सिपाहियों के साथ चलते हैं, जो फौजी जो इन्फेंट्री है आपकी, सॉरी इन्फेंट तो छोटे बच्चे को कहते हैं, इन्फेंट्री मतलब जो आपका जत्था चलता है उसके साथ टैंक्स मूव करते हैं। तो ये फ्यूचरिस्टिक बनाने की बात की गई है। फ्यूचर सोल्जर के बारे में हमने पढ़ा था, उनके इंसास राइफल्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो नई कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, तो उसके तहत ये भी एक प्लान इसके अंदर है। इससे रिलेटेड एक और चीज़ जो डेवलप की जा रही है वो है स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम। ये असल में इंडियन आर्मी ने एक
कोशिश की कि खुद का एक ड्रोन सेटअप बनाया जाए जिससे वो ऑफेंसिव और डिफेंस ऑपरेशन में इस्तेमाल करें। आपने अभी तक ड्रोन को देखा होगा शूटिंग्स के लिए, वीडियो कैमराज या शादियों में, लेकिन ड्रोन्स में अगर आपने मिसाइल्स लगा दी तो वो बहुत सक्सेसफुली यूज़ हो पाती है, जिसका इस्तेमाल रिसेंटली टर्की ने बहुत अच्छे से किया। और जो नगार्नो काराबाग का अभी युद्ध चला है, जहाँ पर अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में विवाद था, वहाँ पर बहुत सफलतापूर्वक प्रेडेटर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन्स भेजे और अर्मीनिया के जो बड़े बड़े टैंक थे उनको ड्रोन्स ने उड़ा दिया। अगर आप ड्रोन को गिरा दोगे तो किसी की कोई क्षति नहीं है, छोटा सा ड्रोन है, ज़्यादा महंगा नहीं है और बड़े बड़े टैंक्स उससे उड़ गए। सो ड्रोन से एक डिसाइसिव एज मिल रही है टैक्टिकल कमांडर्स को। वो घर में बैठे बैठे या बंकर से ऑपरेट करते हैं और फिर उनको उड़ा देते हैं। तो इससे इस्तेमाल किया जाएगा आगे की सिक्योरिटी चैलेंजेस को पूरा करने के लिए। स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्वॉर्म ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो इंडिया में खुद से डेवलप होंगे। इसके अलावा इंडिया प्रेडेटर ड्रोन्स जो है वो अमेरिका और इजराइल से भी खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इंडिया ने मेक टू केस शुरू किया है ताकि ऑटोनमस सर्वेलेंस आर्म ड्रोन सिस्टम एसैड्स बनाए जाए जो हाई एल्टीट्यूड एरिया में, पहाड़ी इलाकों में चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में पूरा कर पाए जो ज़रूरतें हैं उसकी। तो जोरावर क्या है और स्वॉर्म ड्रोन्स क्या है ये हमने पढ़ लिया। आर्टिकल बात करता है एक्सरसाइज वज्र प्रहार के बारे में। जब भी आप कोई एक्सरसाइज पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए पहले कि वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है या एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। जैसे इंडिया यूएस के बीच में बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, टाइगर ट्रायम्फ हो, वज्र प्रहार हो। तो वज्र प्रहार इंडिया यूएसए के बीच में एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है जो कहाँ इस बार हुई, तो बखलो हिमाचल प्रदेश में। जगह उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये इंपॉर्टेंट है किन कंट्रीज़ के बीच में है और क्यों ये होती है। तो ये जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसका फ़ायदा होता है कि इंडिया और यूएस के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने में, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करने में, उनके जो ऑपरेशनल टैक्टिक्स हैं कि किस तरह अगर कभी साथ आना पड़ा तो क्या कौन कैसे ऑपरेट करता है इसके बारे में पता लगेगा। एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हैं। तो जैसे भारत और अमेरिका के बीच संबंध सुधरते जा रहे हैं तो ये और ज़्यादा स्ट्रांगली होता जा रहा है। 2010 से हालांकि ये शुरू हुआ है और हर एक साल जगह बदलती है, एक साल भारत में फिर अमेरिका में होता है ये। इसके अलावा और एक्सरसाइज जो इंडिया यूएस के बीच में होते हैं, युद्धाभ्यास हो गया, टाइगर ट्रायम्फ हो गया, कोपे इंडिया हो गया। युद्धाभ्यास किसके बारे में है, मिलिट्री के बारे में है। टाइगर ट्रायम्फ ट्राई सर्विस है, यानी मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी तीनों इसमें साथ आती हैं दोनों देशों की। कोपे इंडिया इज अ बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज। तो इंडिया यूएस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है, अगर आपको पूछूं मैं कि खंजर किसके किसके बीच होता है, खंजर क्या है, या नोमैड एलिफेंट क्या है, तो किन देशों के बीच की एक्सरसाइज है, किस तरह की एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की, मिलिट्री की है, तो ये आपको क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए। इस तरह आपको एक्सरसाइज को कवर करना चाहिए। प्रीलिम्स में अक्सर इन पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर एक बात आती है आईएनएस सुमेधा की। आईएनएस सुमेधा रिसेंटली पोर्ट क्लांग गया मलेशिया में जब वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहे थे। तो क्या है भाई, आईएनएस सुमेध जो है असल में भारत में स्वनिर्मित एक ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है। अब ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल क्या होती है, इसे हम ओपीवी कहते हैं। ओपीवी का काम होता है कि समुद्री इलाकों की रक्षा करना। वो देखते हैं कि भाई कोई गश्ती लगाने का काम, जैसे पुलिस वाले कहीं कहीं आपको देखते हैं गश्त लगाते हुए या सेना गश्त लगाती है कि सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। तो ये एक गश्त लगाने का एक शिप है, ओपीवी व्हीकल, नेवल ओपीवी व्हीकल, जो कई सारे काम करता है। ये पार्ट है नेवी के ईस्टर्न फ्लीट का जो विशाखापट्टनम बेस्ड है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए आईएनएस उमेद क्या है। तो ओपीवी है और अभी रिसेंटली वापस आ रहा था। तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वहाँ से वापस भी आ रहा था। तो ये न्यूज़ में रहा, इसलिए हमें पता होना चाहिए भाई क्या है ओपीवी, हमें पता होना चाहिए। ये थर्ड शिप है जो इंडिया का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, उसका जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत कहाँ बना है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन और बिल्ड किया गया है। क्या करेगा भाई, जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी सर्वेलेंस करना कि वहाँ कोई विदेशी शिप ना आ जाए, कोई आक्रमण ना कर जाए, कोई पैरेसी ना हो रही हो। और जो फ्लीट को सपोर्ट चाहिए होता है, नेवी को सपोर्ट चाहिए या फिर कमर्शियल व्हीकल्स को भी कोई अगर एडिशनल सेफ्टी या ऐसा कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो प्रोवाइड होता है ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स के द्वारा, जिनमें से एक है ये आईएनएस सुमेध। अगला आर्टिकल पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। स्पाईवेयर क्या होता है, जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी इसके बारे में न्यूज़ में रहा था। स्पाईवेयर कुछ फ़ोन्स में पाया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जो टेक्निकल कमेटी थी उन्होंने पाया कि कोई एविडेंस नहीं है कि पेगासस सॉफ्टवेयर का या स्पाईवेयर का इस्तेमाल फ़ोन में किया गया। जिन फ़ोन्स को इन्होंने निरीक्षण किया उसके बारे में। ये क्या है भाई पेगासस, तो एक स्पाई सॉफ्टवेयर था, हैकिंग सॉफ्टवेयर जो आपके फ़ोन को हैक कर लेता है, उसके जो भी मैसेजेस हैं फिर वो पढ़ पाएगा। तो ये कहा जा रहा था कि ये इन्फेक्ट कर सकता है iOS और एंड्रॉयड दोनों फ़ोन्स को, एप्पल वाले और आपके नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन्स को। ये गवर्नमेंट ने कहा था कि लाइसेंस कराया है एक इजरायली कंपनी है NSO ग्रुप, उससे कहा जाता था गवर्नमेंट ने खरीदा है और ये जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं उनके फ़ोन को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी खास बात ये थी कि ये स्फीयर फिशिंग नामक एक चीज़ का इस्तेमाल करता है। देखिए फिशिंग क्या होती है, स्फीयर फिशिंग क्या होती है, ऐसे ऐसे जो टर्म है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई टेक्स्ट मैसेज आपके फ़ोन में आया, आपने मैसेज में उस मैसेज को क्लिक किया, क्लिक करते ही उस वेबसाइट से एक कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा बग आपके फ़ोन में पहुंच जाता है, आपके डिवाइस में पहुंच जाता है, जिससे उसके बाद आपके फ़ोन में जो भी मैसेज आएगा वो उसको पढ़ के ट्रांसमिट कर पाएगा एक थर्ड पार्टी की तरफ। ये इन्फेक्शन क्रिएट करेगा आपके फ़ोन या डिवाइस में। ये ज़ीरो क्लिक अटैक्स भी कहते हैं, यानी फ़ोन
उसके जो अटैकर है जिसके फ़ोन में ये सॉफ्टवेयर गया, वहाँ उसको कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ आपके फ़ोन में वो सॉफ्टवेयर आया या वो मैसेज रिसीव हुआ, उसी के साथ उसका काम शुरू हो जाता है, उसे ज़रूरत नहीं है कि आप उसको क्लिक करें। तो ये ऐसे काम करते हैं। अब कैसे काम करता है भाई, किस एरिया पर टारगेट करता है? तो देखिए, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं तो कई कमियां रह जाती हैं, कई बग्स रह जाते हैं। वो जो कमियां रहती हैं उन्हें कहते हैं 0 डे वल्नरेबिलिटीज़, यानी कुछ ऐसे कमियां जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। सॉफ्टवेयर अपलोड करके गया, मार्केट में लोग ऑपरेट करते हैं, लाखों लोग, तब जाके कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, अच्छा ये कमी रह गई। तो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने वाले, वायरस बनाने वाले पहले पहचान लेते हैं कि भाई क्या कमियाँ हैं, उन कमियों को टारगेट करते हुए वो इस बग्स को बनाते हैं। जब तक पता लगता है तब तक आपका फ़ोन इन्फेक्ट हो चुका होता है, सारा डेटा पहुंच चुका होता है। तो इस तरह के एक सॉफ्टवेयर का नाम था पेगासस, जिसके बारे में आरोप लगे थे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऐसा कुछ उन्हें सबूत मिला नहीं। कैसे पता लगता है कि भाई पेगासस स्पाईवेयर है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिसर्चर्स ने एक टूल बनाया था, मोबाइल वेरिफिकेशन टूल किट, जिसके थ्रू पहचान किया जा सकता था कि क्या पेगासस ने आपके फ़ोन को टारगेट किया है या नहीं। तो पेगासस क्या है, किस तरह से रिलेटेड है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अगला आर्टिकल बात करता है FA-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में। क्या है भाई FA-18 सुपर हॉर्नेट, किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है? तो यूएस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कंपनी है बोइंग, उसका ये एक एयरक्राफ्ट है। नॉर्मली इंडिया ने अपना पहला जो अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, वो कमीशन किया है। तो यूएस की कंपनी ने कहा है कि भाई आप क्यों ना हमारा FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट अपने में आप सम्मिलित कर लो, क्यों लिया जाए भाई ये? तो ये एक वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस कॉम्बैट प्रूवन मल्टी रोल फ्रंटलाइन नेवल फाइटर है। जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उन पे ये साथ में आता है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है? एक तरह से आपका युद्धपोत चल रहा है समुद्री इलाकों पर, वो आपका शिप है जिसमें आप प्लेन्स उतार सकते हैं, कई तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। एक तरह का पूरी आर्मी आप सबने उस फ्लीट पे लेके जा सकते हैं। काफ़ी बड़ा रोल निभाते हैं किसी की भी देश की नेवी की प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। तो उसके ऊपर किन तरह के शिप्स हैं, किन तरह के एरोप्लेन्स हैं, जैसे फाइटर जेट्स होंगे वो उतना ज़्यादा कैलिबर होगा आपके पास दूर दूर तक जाके मारक क्षमता रखने का। तो उनमें से विश्व प्रसिद्ध है ये FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3, जिसकी बात की जा रही है बोइंग द्वारा कि वो इंडिया को बेचना चाहते हैं। ये स्पेसिफिकली कैरियर के लिए ही बनाए जाते हैं कि भाई आपको फ्लीट पे उतरना है, वहाँ से उड़ान भरनी है, और ये पूरी तरह कंप्लाइंट है INS विक्रांत, तो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ। तो आप कंफ्यूज मत होइए, विक्रांत एक पहले भी था, दोबारा जो विक्रांत टोटली इंडिया में बिल्ड है, इसको उसी नाम पर रखा गया है। तो ये डेक पे काम कर पाएगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से सिस्टम को ऑपरेट कर पाएगा, पायलट का वर्कलोड घटाएगा लैंडिंग के टाइम में, और विक्रमादित्य के करियर के साथ अच्छे से समन्वय बैठा पाएगा, कोऑर्डिनेट कर पाएगा। एक सिंगल सीटर और 2 सीटर वेरिएंट है इसमें जो कैरियर कंपैटिबल है। इतनी डिटेल नहीं पता होनी चाहिए, बट क्या है, किस कंपनी का है, क्या इंडियन है या बाहर से बन के आया है, किस तरह का शिप है, इतना हमें पता होना चाहिए। तो INS विक्रांत की बात हो रही है जहाँ, तो INS विक्रांत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिया का पहला स्वदेशी निर्मित एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? जो बड़े से शिप्स होते हैं जो पानी में तैरते हैं, उनके ऊपर एयरक्राफ्ट पे लैंड हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट उड़ भी सकते हैं, अलग अलग तरह के आप रडार्स, गन्स, पूरी की पूरी आर्मी की यूनिट्स उस पर साथ चलते हैं। वो चलता फिरता एक आपका समुद्री बेड़ा है जिसमें पूरी युद्ध की सामग्री चलती है, जो छोटे मोटे देशों की तबाह करने की कैपेबिलिटी रखता है। US और USSR के पास बड़े बड़े ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करते थे, तो कि समुद्र को आप कंट्रोल कर पाएँ, समुद्री इलाकों में जा सके। तो ये एक मजेस्टिक क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, जो पहले इंडियन नेवी में एक था 1961 से 97 तक, उसी के नाम पर इसको नाम रखा गया विक्रांत। काफ़ी सक्सेसफुल इंडिया के इसलिए काम रहा था विक्रांत, जिसको डिसमेंटल किया गया था रिसेंटली डीकमीशन करने के बाद। तो नया स्वदेशी बिल्ट है जिसका नाम उसी के ऊपर विक्रांत रखा गया है। 28 नॉट तक की स्पीड हो सकती है, 7500 Nm की इसकी एंड्योरेंस है। तो ये 30 एयरक्राफ्ट तक कैरी कर पाएगा, जिसमें आपके फाइटर जेट्स हैं, कमॉफ 31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स हो गए, आपके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो गए, या फिर आपके हेलीकॉप्टर्स हो गए। शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी वाला एयरक्राफ्ट ऑपरेशन होगा कि आप जल्दी से आप इजीली, अब सोचें रनवे कितना बड़ा होता है। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर खुद में बहुत बड़े होते हैं, पर इनमें थोड़ी सी टेक्निकल चेंजेस किए जाते हैं ताकि इजीली आपकी फ्लाई स्की जंप करके एक पॉइंट पे जंप मार के उड़ पाए। अगर आपको बेहतर इसको देखना है, एक बड़ी अच्छी फिल्म थी एक हॉलीवुड की मूवी आई थी, उसमें दिखाया गया था, शायद टॉप गन नाम की मूवी थी, जहाँ बड़ी अच्छे से बताया गया कैसे एयरक्राफ्ट पे लोग शिप्स लैंड कराते हैं, एयरक्राफ्ट शिप्स के ऊपर कैसे वो फ्लाइट करते हैं। तो बंजी जंपिंग सा होता है, एक जगह आके वो हल्का सा जंप करते हैं, फिर वो लैंड करते हैं या बोर्ड करते हैं शिप के ऊपर। तो वो चीज़ें इस तरह में बेहतर तरीके से इस INS विक्रांत में हो पाएंगी, जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिया में स्वदेशी रूप से निर्मित है। FA-18 बोइंग का एक सुपर हॉर्नेट, एक बोइंग का नेवल फाइटर जेट है जिसकी बात की गई है, जो चाहते हैं इंडिया ले पाए। अगला आर्टिकल बात करता है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के बारे में। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स कैसे और क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहले जैसे आपको अगर आपके शिप्स की बात हो गई या आपको बेसिक सर्वेलेंस के लिए शिप चाहिए, तो वहाँ पर ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इंडिया ने पहला इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट
जो हेलीकॉप्टर्स है जोधपुर में, वो पहले सप्ताह में अक्टूबर में बनाकर तैयार किया है, जो कि इंडियन एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं। जो किसने बनाए हैं? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स ने। हमने हाल के बाकी भी कुछ जो एयरक्राफ्ट हैं उनके बारे में पढ़ा था, तो ये भी एक हेलीकॉप्टर इन्होंने ही बना है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए यूज़ किया जाएगा। ये क्या खासियत है इसकी? तो इसका कौन सा इंजन बना है? तो इसमें शक्ति इंजन फॉर्म किया गया है। और क्या स्पीड है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या कर सकता है ये? तो एंटी टैंक रोल का काम कर सकता है, क्योंकि ज़मीन के सतह के पास रह सकता है ये। जो एनिमी के अगर कॉलम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, आर्मरी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, स्काउट का रोल कर सकता है कि अगर आपको सर्विलेंस करना है, चेक करना है कि एयर डिफेंस के एसेट्स कौन से हैं उनको उड़ाने, तो वहाँ ये बड़ी सफलतापूर्वक काम कर सकता है, जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। कहाँ? जोधपुर में। किसने बनाया? HAL में। कौन से इंजन्स? शक्ति इंजन्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो ये कहानी है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट थिएटर कमांड। अभी देखिए, रिसेंट में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया है कि इंडिया बहुत ही जल्दी जॉइंट थिएटर कमांड ट्राई सर्विसेज की स्टैब्लिश कर देगा। अब थिएटराइजेशन और थिएटर कमांड क्या होता है, उससे पहले ये समझो कि हमारे इंडिया में स्ट्रक्चर क्या चलता है। देखो, अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर ये है कि अगर मान लो कोई भी एरिया को मैनेज किया जाएगा, तो उसमें आपको पता है कोई भी एरिया जो मैनेज होता है, तीनों फोर्सेस मैनेज होता है। यहाँ पर हमारी आर्मी रहेगी, फिर यहाँ पर हमारी एयरफोर्स रहेगी और यहाँ पर हमारी नेवी रहेगी, ठीक है। और अभी ना इनका जो कमांड है अलग अलग होता है। एयरफोर्स का अलग होगा, आर्मी का अलग होगा और यहाँ पर जो नेवी है इनका अलग होगा। अब थिएटर कमांड क्या करती है? थिएटर कमांड बोलती है कि इन तीनों का कमांडर सिर्फ और सिर्फ एक होगा। इसी को हम कहते हैं थिएटराइजेशन और थिएटर कमांड। मतलब ये देखो, यहाँ पर पढ़ो, 3 सर्विसेज दैट इज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अंडर अ कॉमन कमांडर, ठीक है। समझ में आया? फॉर अ जोग्राफिकल टेरिटरी, मतलब मान लो कि हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो तीनों कमांड है उनका हेड एक बंदा ही होगा, ठीक है। समझ में आया? चलो, वेल एंड गुड। वैसे अगर आपसे कोई ये पूछे इससे पहले बार किसने सजेस्ट किया था, तो इट वाज लाइक कि कारगिल रिव्यू कमेटी ने और DB शिकाख्तर कमेटी ने। वैसे आपको पता है ये सजेस्ट क्यों किया गया था उस टाइम पे? देखो, इट वॉज वेरी सिंपल कि जो हमारा कारगिल वॉर हुआ था ना, वहाँ पर इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वो कैजुअलिटीज़ पता क्यों हुई? बिकॉज वहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। ना नेवी कोऑर्डिनेट कर रही थी ढंग से आर्मी से, और ना ही एयरफोर्स इनसे। मेनली यहाँ पर एयरफोर्स आर्मी का रोल था, बट दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। उस टाइम पे कारगिल रिव्यू कमेटी ने इस चीज़ को बताया था, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक बात और की गई है कि हमारे सामने 5th और 6th थिएटर भी क्रिएट किया जाएगा। 5th थिएटर होगा एयर स्पेस का और 6th थिएटर होगा साइबर वॉर का, याद रखना। तो इंडिया इज इवन मूविंग टूवर्ड्स स्पेस फोर्स, इसलिए हमने एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया था, याद है आपको, इलेक्शंस के टाइम पे, जिस टाइम पे आबादी भी उठी थी कि भाई आप मोदी जी क्यों आके एंटी सैटेलाइट टेस्ट का दिखा रहे कि वी हैव डन इट, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो इज अबाउट थिएटर कमांड्स। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।